हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। आज के भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। वैसे तो देखिए सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब जैसे आप कोयला पेट्रोलियम ले लो, ये ऊर्जा की मांग पूरी करते हैं। कोयला ले लो तो घरेलू ईंधन, बिजली की आवश्यकताओं को ये पूरी करता है। लकड़ी ले लो तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल इसी का ही उपयोग किया जाता है। मतलब सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से यूज़ आ रहे हैं। हम आज दो इम्पोर्टेंट जो यौगिक लिए हैं हमने, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, इनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एथेनॉल। देखिए एथेनॉल का जो संरचना सूत्र होता है वो C2H5 होता है। 2 कार्बन है तो एथ हो गया, OH एल्कोहल का अनुलग्न जुड़ गया, तो क्या नाम हो गया इसका, एथेनॉल। देखिए इसकी बॉन्डिंग जो है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब एल्कोहल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, हम देख के कैसे पहचाने। तो जनरल प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट इसमें हमारे पास में है कि एथेनॉल कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है उस रूम टेम्परेचर पर एथेनॉल है वो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। लिक्विड रूप में ये पाया जाता है। ये इसका गलनताप होता है। क्वथनांक आप देख सकते हैं 351 केल्विन होता है। देखिए एथेनॉल को जनरली अल्कोहल से कंपेयर किया जाता है ना, अल्कोहल बोला जाता है इसको जनरली। अब कैसे, क्योंकि ये जो अल्कोहली पेय पदार्थ है इनका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, यानी जो भी ड्रिंक्स होते हैं, नशे के जो ड्रिंक्स होते हैं, शराब या अदर प्रोडक्ट्स है जो, उनका जो बेस रहता है वो ये एथेनॉल ही रहता है, इसलिए इसको जनरली अल्कोहल ही कह दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है वो अल्कोहल यानी नशीले पदार्थों के अंदर ही प्रयुक्त किया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे यूज़ है, क्योंकि ये एक अच्छा विलायक है, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें इजीली घुल जाती है, इसलिए इसका उपयोग देखिए टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप आदि औषधियों में होता है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कफ सिरप है, इसके इंग्रेडिएंट्स में एथेनॉल मिक्स किया गया है। क्योंकि हम जो दवाई लाते हैं वो केमिकल्स से बनी होती है, तो उन केमिकल्स को घोलने के लिए, मतलब घुलने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो घुल नहीं पाते हैं पानी वगैरह में, किसी और चीज़ में, तो उसको घोलने के लिए बेसिक जो है वो एथेनॉल का यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें तो घुल जाते हैं, ये एक अच्छा विलायक है। देखिए एथेनॉल है वो एक नशीला पदार्थ है, ठीक है। इसको जैसे पीने से क्या होता है कि नशा आता है, इसलिए तो देखिए अल्कोहल जब पीते हैं तो उसको पीने से नशा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसको पीना चाहिए वो जल में मिला करके, है ना, जल में मिला करके, शुद्ध इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध अगर इसका थोड़ी सी मात्रा भी ले ली तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होती है, ठीक है। व्यक्ति जो है उसका जो तंत्रिका तंत्र है उसको ये प्रभावित करता है, ठीक है। मादक पदार्थ है, ठीक है, इसको मतलब लेने से नशा उत्पन्न हो रहा है तो वो हमारे किसको अटैक करता है, तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर करता है। तो अगर हम इसका रेगुलर सेवन करें या इसकी शुद्ध थोड़ी सी मात्रा ले लें तो हमारा सिस्टम, हमारा शरीर खराब हो सकता है, इसलिए अल्कोहल का जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए। देखिए औषधियों वगैरह में किया जाता है, तो औषधियों में इसको या तो एक बेस के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाकी चीज़ों को घोलने के लिए। या देखिए जैसे हम कफ सिरप लेते हैं, ठीक है, मुख्यतः हमें खांसी होती है तो हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो उससे थोड़ा सा नशा भी उत्पन्न होता है ताकि हमें अच्छे से नींद आ जाए। देखिए हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके बाद अगर हम एक नींद ले लें तो वो मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देती है। तो कफ सिरप है तो कफ सिरप हमने लिया, उसमें थोड़ा सा नशा था, उसकी वजह से हमें अच्छे से नींद आ गई और वो दवाई जो है वो अच्छे से काम करने लग गई। तो कुछ नशा उत्पन्न करने के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। लेकिन देखिए एथेनॉल तो अच्छे यूज़ का भी है, इसके विपरीत आता है देखिए मैथेनॉल। मैथेनॉल की तो अगर थोड़ी सी मात्रा भी अगर ले ली जाए, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि शराब पीने से, जैसे घर में देसी जो शराब है वो पिया और व्यक्ति मर गया, तो उसके अंदर क्या होता है, उसका पूरा किण्वन नहीं हो पाता, तो वो एथेनॉल में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसमें क्या बन जाता है, मैथेनॉल। और उसकी अगर व्यक्ति थोड़ी सी मात्रा भी ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मैथेनॉल जो है वो अपना जो लीवर है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक जहरीला पदार्थ बनता है मैथेनॉल।
तो व्यक्ति क्या होता है, शीघ्र ही मर जाता है। तो मेथनॉल का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और एथेनॉल का जो सेवन है वो तो जैसे कुछ दवाइयाँ हैं या उसके माध्यम से जो मेडिकली इम्प्रूव है उसके हिसाब से करना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे एथेनॉल के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। अब हम एथेनॉल की कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन दी गई है सोडियम के साथ अभिक्रिया, यानी सोडियम के साथ ही किस प्रकार का रिएक्शन देता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम एथेनॉल लेते हैं और सोडियम के साथ उसको मिक्स करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है सोडियम एथोक्साइड। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन को निष्कासित हो जाती है, 2 अणु लिए ना, तो देखिए 2 H2 निष्कासित हो जाएगी और ये सोडियम यहाँ पर जुड़ जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। और पता कैसे करेंगे, देखिए एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस का प्रैक्टिकल हम पता ही कर चुके हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं, जैसे हम लैब में इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो हम एथेनॉल लेते हैं, उसमें सोडियम के दाने डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस देखिए कैसे परीक्षण करेंगे उसका, जलता हुआ मोमबत्ती लाएंगे तो वो फटफट की ध्वनि के साथ जलेगा, है ना। याद आ रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको कवर किया था, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है आपने। सेकेंड इसकी रिएक्शन देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, यानी हम संतृप्त, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, उससे अगर हम असंतृप्त बनाना चाहें तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो देखिए 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। यानी अल्कोहल लेना है, अल्कोहल में क्या डालना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन एक्सेस में। ठीक है, जैसे मान लो आपने थोड़ा सा ले, जैसे 5 मॉलिक्यूल अल्कोहल के ले लिए तो आपने 50 किसके लेने हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के, यानी अधिक्य में लेना है उसको। ठीक है, अधिक्य मतलब उसकी एक्सेस होनी चाहिए। कौन सा डालेंगे, सांद्र, सांद्र यानी प्योर, जिसमें पानी मिक्स नहीं होगा। तनु में क्या होता है, पानी मिक्स होता है, सांद्र में पानी मिक्स नहीं होता। तो कौन सा लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। गर्म करेंगे तो अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब जल निकल जाना, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से जल निकल जाना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो देखिए क्या होगा, एक H यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाएंगे तो संयोजकता आधी आधी रह गई ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। ठीक है, आप इसकी खुल की रिएक्शन देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए H और OH कहाँ से निकलेगा, इस प्रकार से जल निकलेगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एथेनॉल, एथेनॉल के गुण और कुछ अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की। देखिए स्टूडेंट, एथेनोइक अम्ल सूत्र क्या होता है इसका, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन H और क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लगा है COOH, तो क्या हो जाएगा, ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसकी संरचना देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है और इस प्रकार का सिस्टम एथेनोइक अम्ल का रहता है कि किस प्रकार से ये बॉन्डिंग वगैरह बनाता है। गुण देखिए इसके कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका जनरल जो नाम है वो एसिटिक अम्ल यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप से संबंधित है। सेकंड इसका पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जिसे परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा अचार वगैरह है या कुछ फास्ट फूड प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसके अंदर सिरके को यूज़ किया जाता है। तो सिरका वो क्या चीज़ होती है, इस एसिटिक यानी एथेनोइक अम्ल का ही 3-4% विलयन होता है, यानी ठीक है डाइल्यूट इसको किया जाता है। 3-4% की मात्रा उसके अंदर किसकी होती है, एसिटिक अम्ल की होती है, तो वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। परिरक्षक यानी इससे क्या होता है, इसको डालने से चीज़ें खराब नहीं होती है। ठीक है, जैसे अचार में डालते हैं या कोई और प्रोडक्ट में डालते हैं तो उससे वो चीज़ खराब नहीं होती है। थर्ड इसका पॉइंट देखिए कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। सिरका नहीं जमता है, सिरका बहुत डाइल्यूट प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर हम प्योर एथेनोइक अम्ल लेते हैं तो उसका गलनांक देखिए बहुत ही कम होता है, 290 केल्विन। ठीक है, इसको आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में ये जल जाता है। ठीक है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ये सर्दी के दिनों में जम जाएगा,
तो इस कारण इसको क्या कह देते हैं, इसका नाम कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी विशिष्ट अम्लीयता होती है। ये खनिज अम्लों के विपरीत दुर्बल अम्ल होते हैं और पूरी तरह आयनीकृत नहीं होते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कीजिए। इसमें एक विशेष एसिडिक नेचर होती है। जो हम अम्ल पढ़ते हैं ना, जैसे H2SO4 पढ़ते हैं, HCl पढ़ते हैं, जो नॉर्मल हम जनरली खनिज अम्ल लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी रहती है, वो काफ़ी हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो। लेकिन ये क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। जैसे हम पीएच स्केल पढ़े थे, तो पीएच स्केल में देखिए जिसका जितना कम पीएच होगा उतना अधिक अम्लीय होगा। लेकिन आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के पीएच देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम अम्लीय होता है, इसलिए ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होता। जैसे आप HCl है, HCl को आप जल में घोलोगे तो पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएगा शुद्ध को, ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, आप एथेनोइक अम्ल को भी ले सकते हैं, ये आयन नहीं बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम इसके केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट रिएक्शन है इसकी एस्टरीकरण अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, नाम से भी बहुत बार पूछी जाती है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल देखिए, ये इतनी सी बात है, एथेनोइक अम्ल को एस्टर में कन्वर्ट करना क्या होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एस्टरीकरण वो कर देना, जैसे निर्जलीकरण जल निकाल देना, एस्टरीकरण एस्टर बना देना। तो एस्टर क्या होते हैं, मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। अभी हम आगे एस्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, किससे बनेगा ये, अम्ल और अल्कोहल, ठीक है। आपको कोई भी अम्ल लेना है, जैसे हम कौन सा ले रहे हैं, एथेनोइक अम्ल ले रहे हैं, प्लस इसमें अल्कोहल मिक्स करेंगे और कोई उत्प्रेरक डालेंगे, उसकी उपस्थिति में क्या होगा, एथेनॉल से अभिक्रिया कर एस्टर बनता है। जैसे हमने एथेनोइक अम्ल लिया और एथेनॉल ले लिया और कोई उत्प्रेरक के रूप में भी हमने अम्ल डाल दिया, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए जल निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O एस्टर बन जाता है। देखिए इसकी खुल के संरचना आप देख सकते हो कैसे जल निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये कहाँ निकल जाता है, साइड में निकल जाता है और क्या बन जाता है, एस्टर। और हम इसका लैब में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, स्टोव लेते हैं, स्टोव के अंदर मिक्सचर डालते हैं एथेनोइक अम्ल और अल्कोहल का, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल देते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि हमें देखिए कोई अम्ल उत्प्रेरक लेना है ना जो उत्प्रेरित करे, तो हमने कौन सा ले लिया, H2SO4 ले लिया। और फिर देखिए इसे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, डायरेक्ट गर्म नहीं करते, इसको पानी में रख करके, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हीट के रूप में इसको गर्म करते हैं। फिर हम इसको सूंघते हैं, ठीक है, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से एक प्रोडक्ट बन गया। अब वो प्रोडक्ट एस्टर है कि नहीं है वो कैसे पता करेंगे, तो देखिए एस्टर जो होते हैं उसमें बहुत ही मीठी गंध आती है, ऐसे लग जैसे आप एप्पल को सूंघते हो ना, इस तरीके से गंध आती है। आप इसका प्रैक्टिकल लैब में भी कर सकते हैं। लैब में जाना, अपने टीचर को कहना, मैडम बोल रहे थे एस्टर की गंध बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मीठी मीठी सी होती है ना, हमें तो सूंघवाना। तो आप क्या करना, एथेनॉल लेना और एथेनोइक अम्ल लेना, जल और उसके अंदर एक मतलब परखनली में लेकर के गर्म करके उसको सूंघना, तो आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एस्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि एस्टर की गंध बहुत ही मृदु होती है, इसलिए इसका यूज़ इत्र निर्माण और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के अंदर किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस होती है इसकी, आप देखना आपको बहुत पसंद आएगी। तो जो परफ्यूम वगैरह हैं, जो इत्र बनाए जाते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो ये एस्टर के कारण ही होते हैं। बाकी तो उसमें एसेंस वगैरह डाल दिए जाते हैं, ये एस्टर ही होते हैं। सेकंड देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, साबुनीकरण। आगे हम साबुन और अपमार्जक भी इस चैप्टर में आने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस एस्टर की प्रॉपर्टी को भी एक पॉइंट में शामिल कर लिया गया है, वो क्या होती है, साबुनीकरण। तो देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर एस्टर पुनः अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। यानी क्या करना है, एस्टर लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार डालना है, तो वापस क्या हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन क्या बनेगा,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। ये सोडियम होती है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आ जाती है और ये रिएक्शन साबुनीकरण कहलाती है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। अभी हम आगे साबुन पढ़ेंगे तो साबुन क्या होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ क्या है, ये सोडियम लवण है, तो ये क्या है, साबुन की प्रॉपर्टी रखता है। देखिए क्या हुआ था, ये एस्टर लिया था हमने, यही वाला है ना, इस एस्टर को लिया, क्षार डाला, एल्कोहल तो बन गया, साथ में क्या बन गया, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ तक, H की जगह Na, तो ये क्या हो गया, सोडियम। और ये क्या होता है, साबुन का जो बेस है, ठीक है, साबुन बेस होता है वो यही होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको एस्टरीकरण? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, देखिए कैसे हमने एस्टर बनाया, एस्टर को इत्र में यूज़ कर लिया, एस्टर को ही हमने साबुन बनाने में यूज़ कर लिया। तो बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा काम है ना, समझ लिया हमने कि अच्छा साबुन का बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे कर सकते हैं, इत्र वगैरह बनाने हैं तो आजकल काफ़ी हाईलाइट भी हो रहा है इत्र का मामला, तो इत्र बनाना भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक अभिक्रिया आती है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी क्षारक जो होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करता है। मैंने आपको बताया था क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं, ध्यान है तो ओके, नहीं ध्यान है तो आप अम्ल और क्षारक वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करिए, है ना, उसके अंदर दिया गया है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जो हमने साबुन का बेस बनाया था ना वो यही तो था, एथेनोइक अम्ल NaOH क्षार क्रिया करेगा तो क्या बन रहा है, CH3COONA, जो क्या था, साबुन का बेस था। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम एथेनोएट कहा जाता है या सोडियम एसीटेट कहा जाता है, और प्लस जल निकल जाता है। हमने अभी पीछे साबुनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, है ना, तो उसके अंदर क्या था, एस्टर क्या कर रहा था, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो सोडियम लवण है उसका नाम क्या होता है, नाम आप ध्यान रखिए, सोडियम एसीटेट बोलते हैं या सोडियम एथेनोएट आप बोल सकते हो। तो क्षारक के साथ जनरली एथेनोइक अम्ल रिएक्शन करके क्या देता है, लवण और जल देता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड इसकी रिएक्शन है कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट CO3 वाले, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 वाले। तो देखिए कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए एथेनोइक अम्ल लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, तो क्या बन गया, देखिए लवण। लवण कौन सा, वही जो हम पढ़ के आ चुके हैं, कौन सा, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट, प्लस जल बन गया और CO2 निष्कासित हो गई। सेकंड देखते हैं, हमने यही एथेनोइक अम्ल लिया, क्या डाला, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो क्या बन गया, यही लवण, सोडियम एसीटेट, जल और CO2 इसके अंदर निष्कासित हो गई। ठीक है, एस्टरीकरण तो इम्पोर्टेंट था, वो तो अलग हो ही जाएगा, लेकिन क्षारक के साथ हुई या कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुई तो उसमें देखिए आप जो लवण है वो मुख्य रूप से बन रहा है। तो ठीक है, साबुन बनाने के लिए आप दोनों तीनों एस्टर से या कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जनरली एथेनोइक की केमिकल रिएक्शन। एस्टरीकरण को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट वे में ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और ये देखा कि हमने ये डेली लाइफ में हमारे कितने अधिक यूज़ में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इससे आगे का चैप्टर साबुन और अपमार्जक। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।